एक 32 साल की महिला थी और उस महिला का लगभग 1.5 साल की उम्र का एक बेटा था। इस महिला के साथ एक अजीब चीज हो रही थी। जब ये महिला अपने बेटे को उसका नाम लेकर पुकारती तो इसका बेटा कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। ऐसा लगता जैसे कि ये बच्चा जानबूझकर इस चीज को सुनकर भी अनसुनी कर दे रहा हो। जब इस बच्चे से इसका नाम पूछा जाता तो ये खामोश हो जाता और कोई जवाब नहीं देता। महिला के परिवार के लोगों ने पूछने पर अपना नाम बताने के बारे में बच्चे को समझाने का तमाम प्रयास किया, लेकिन बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन महिला को ख्याल आया कि शायद ये बच्चा समझ नहीं पाया है कि ये इसका ही नाम है। तो ये महिला जोर देकर अपने बेटे को उसके नाम के बारे में समझाने लगी। लेकिन जब ये महिला अपने बेटे को उसके नाम के बारे में समझा रही थी तो ये बच्चा गुस्सा होने लगा। ये गुस्से भरी निगाहों से अपनी माँ को लगातार घूरने लगा। फिर इस बच्चे ने गुस्से भरी आवाज में अपनी माँ से कहा कि क्या तुमको याद नहीं है कि मैं कौन हूं? क्या तुम भूल गई हो कि मैं काकोड़ी हूं? बच्चे की इस बात को सुनकर ये महिला अंदर तक कांप गई। बच्चे की इस बात ने महिला को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ये महिला अपने जिस डर से भागने का प्रयास करती आई थी, आज वही डर इस महिला के सामने आकर खड़ा हो गया था और गुस्से भरी निगाहों से लगातार इस महिला को घूर रहा था। सन 1961 के नवंबर महीने की एक आम सुबह थी। अमेरिका के सालर्सविल शहर में मौसम अंगड़ाई ले रहा था। पतझड़ बीत चुका था और सर्दियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। डॉक्टर इयान स्टीवनसन इसी शहर में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन में मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख थे और साथ ही साथ वो पुनर्जन्म पर शोध करने में भी लगे हुए थे। डॉक्टर इयान स्टीवनसन के लिए ये साल बेहद व्यस्त रहा था। पुनर्जन्म के मामलों की तहकीकात करने में डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने इस साल कड़ी मेहनत करी थी और भारत, श्रीलंका, ब्राजील, लेबनान तथा अलास्का की लंबी यात्राएं करके पुनर्जन्म के सैकड़ों मामलों की तहकीकात की थी। डॉक्टर इयान स्टीवनसन को अब लगने लगा था कि पुनर्जन्म के बारे में सारी विचित्र बातों को मोटे तौर पर उन्होंने जान लिया है और अब पुनर्जन्म की कोई घटना उनको हैरान नहीं कर पाएगी। लेकिन वो गलत थे। इस सुबह जब डॉक्टर इयान स्टीवनसन अपने ऑफिस पहुंचे तो एक चिट्ठी वहां पर उनका इंतजार कर रही थी। पिछले महीनों जब इयान स्टीवनसन ने अलास्का की यात्रा करी थी और दक्षिण पूर्व के ठंडे बर्फीले इलाके में मौजूद कई शहरों तथा कस्बों में जाकर पुनर्जन्म के तमाम मामलों की तहकीकात करी थी, तो इसके बारे में यहाँ के लोकल अखबारों में भी छपा था। इन जगहों पर रहने वाले अन्य और लोग भी इयान स्टीवनसन के पास नए पुनर्जन्म के मामले भेज सकें, इसके लिए इयान स्टीवनसन ने अपने ऑफिस का पता यहाँ के लोकल अखबारों में छपवा दिया था। ये चिट्ठी अलास्का के एक शहर सितका से आई थी और इस चिट्ठी को लिखने वाली एक महिला थी। ये महिला उन सवालों के जवाब जानना चाहती थी जिन सवालों को इसने पिछले 15 सालों से अपने सीने में दबा रखा था। जब इयान स्टीवनसन ने इस चिट्ठी को पढ़ा तो इस चिट्ठी में लिखी हुई बातों के ऊपर विश्वास करना इयान स्टीवनसन को भी मुश्किल लगने लगा। इस चिट्ठी में एक पुनर्जन्म के मामले का जिक्र था। ये एक बिल्कुल नए तरह का पुनर्जन्म का मामला था। ऐसे मामले के बारे में इयान स्टीवनसन ने भी पहले कभी नहीं सुना था। जिस औरत ने इयान स्टीवनसन के पास चिट्ठी भेजी थी उसकी किस्मत वाकई में बढ़िया थी, क्योंकि उसने इस क्षेत्र के सबसे काबिल इंसान को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन वो औरत जिन जवाबों की तलाश में थी वो जवाब शायद स्टीवनसन के पास भी नहीं थे। कुछ ही महीनों के बाद स्टीवनसन ने अपने शोध के लिए अलास्का की दूसरी यात्रा करी। दक्षिण पूर्वी अलास्का में रहने वाले अपने एक सहयोगी को साथ लेकर वो चिट्ठी में लिखे हुए पते पर पहुंच गए। मकान के दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी। इस दरवाजे के पीछे इयान स्टीवनसन का सामना ऐसी बातों से होने वाला था जिन बातों को आमतौर पर अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है।
नमस्कार। मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है कॉलिस चॉटकिन जूनियर की कहानी। अलास्का के दक्षिण पूर्व में समंदर के किनारे तथा किनारे के पास फैले हुए टापुओं पर छोटे छोटे शहरों और कस्बों का एक समूह मौजूद है। लिंगित नामक आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। प्राकृतिक तौर पर यह इलाका काफी ज्यादा सुंदर है। बर्फ से ढकी चोटियों वाले पर्वतों की श्रृंखला इस इलाके को मुख्य जमीन से अलग करती है। इन पर्वतों की छांव में हरे भरे जंगल और घास के मैदान फैले पड़े हैं। नदियां आकर यहाँ पर समंदर से मिलती हैं और भूभागों को एक दूसरे से अलग करती हैं तथा टापुओं का निर्माण करती हैं। यहाँ की विशेष बात यह है कि यहाँ बसे हुए शहर और कस्बे एक दूसरे से सड़क के माध्यम से जुड़े हुए नहीं हैं। इनके बीच में आने जाने के लिए हवाई रास्ते या फिर नाव के सहारे यात्रा करनी पड़ती है। ये जो लिंगित आदिवासी समुदाय यहाँ पर निवास करता है, इसके बारे में माना जाता है कि ये लोग बहुत वर्षों पहले एशिया महाद्वीप से यहाँ पर आकर बस गए थे। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि लिंगित समुदाय के रीति रिवाजों और एशिया के रीति रिवाजों के बीच में समानता देखने को मिलती है। ये लिंगित समुदाय के लोग अपने मरे हुए लोगों को दफनाने के बजाय आग के हवाले कर दिया करते थे। इस इलाके में खुदाई करने पर भारतीय राज्यों, खास तौर पर बंगाल और इसके अलावा नेपाल तथा चीन की मुद्राएं मिली हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में व्यापारी इनको यहाँ पर लेकर आए होंगे। प्राचीन समय से ये लिंगित समुदाय पुनर्जन्म में विश्वास करता आया है। हालांकि ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने के बाद से पुनर्जन्म में विश्वास करने वालों की संख्या में काफी ज्यादा कमी आई है। लेकिन इस लिंगित समुदाय में पुनर्जन्म के विषय में एक खास धारणा है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। ये लोग मानते हैं कि इंसान का उसके ही परिवार में पुनर्जन्म होता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में जब इस क्षेत्र पर अमेरिका का अधिकार हो गया तो ज्यादातर लिंगित समुदाय के लोगों ने दबाव में आकर ईसाई धर्म अपना लिया। लेकिन कुछ लिंगित समुदाय के लोगों ने अपने प्राचीन धार्मिक रीति रिवाजों को नहीं छोड़ा। इन लोगों ने अपने प्राचीन भगवानों और आत्माओं की दुनिया पर विश्वास करना जारी रखा। इन प्राचीन धर्म को मानने वाले लोगों पर तंत्र मंत्र करने के आरोप भी अक्सर लगा करते हैं। ऐसा ही एक इंसान था जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वो तंत्र मंत्र या फिर शायद काला जादू भी किया करता है। इस इंसान का नाम था विक्टर विंसेंट। सन 1940 का समय था। विक्टर विंसेंट अपनी पत्नी के साथ अंगून नाम के एक गांव में रहा करता था। विक्टर विंसेंट का एक बेटा था और एक बेटी थी। दोनों की शादी हो चुकी थी। विक्टर विंसेंट एक बेहद अजीब किस्म का इंसान था। विक्टर विंसेंट पेशे से एक मछुआरा था और मछलियां पकड़ने के लिए इसके पास एक नाव थी। विक्टर विंसेंट जितना समय जमीन पर रहता था उससे कहीं ज्यादा समय समंदर में और नदियों में बिताया करता था। विक्टर विंसेंट को जमीन पर रहना पसंद नहीं था। इसे पानी के बीच अपनी नाव पर रहना बेहद पसंद था। विक्टर विंसेंट अपनी धार्मिक पहचान ईसाई बताया करता था और यह था भी ईसाई धर्म के प्रति बेहद समर्पित। ईसाई लोगों का द सैल्वेशन आर्मी नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संगठन है। जीसस क्राइस्ट की बातों को लोगों तक पहुंचाना, जरूरतमंदों की मदद करना, शिक्षा और नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करना इस संगठन का घोषित लक्ष्य है। इस संगठन का ढांचा एक सेना की तरह से होता है और इसके कार्यकर्ताओं की अलग अलग रैंक होती है। विक्टर विंसेंट इस द सैल्वेशन आर्मी का एक सक्रिय सदस्य था और वो इस संगठन में मेजर की रैंक रखता था। लेकिन इसके अलावा विक्टर विंसेंट का एक और पहलू था। तमाम लोगों ने विक्टर विंसेंट को चांदनी रातों में दूर समंदर के बीच अपनी नाव पर प्राचीन लिंगित धार्मिक अनुष्ठान करते हुए देखा था। लेकिन कोई भी इंसान विक्टर विंसेंट के नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था क्योंकि विक्टर विंसेंट धार्मिक मामलों में बेहद जुनूनी था।
वैसे तो यह हमेशा बेहद शांत और विनम्र रहा करता था, लेकिन अगर कोई इंसान विक्टर विंसेंट के ईसाई धर्म या फिर प्राचीन लिंगित धर्म के बारे में कुछ कहता या इसके धार्मिक कार्यों में दखल देने की कोशिश करता, तो ये उग्र हो जाता और हमला भी कर बैठता। विक्टर विंसेंट को लोगों से मिलना जुलना भी खास पसंद नहीं था। विक्टर विंसेंट काफी ज्यादा हकलाया करता था और शायद यही वजह थी कि विक्टर विंसेंट बचपन से ही लोगों के बीच रहने से कतराता आया था। खैर, विक्टर विंसेंट के अजीब व्यवहार की वजह से लोग भी इससे दूरी बना के रखा करते थे। विक्टर विंसेंट की एक बहन थी और विक्टर को अपने बेटे तथा बेटी के बाद अपनी बहन से ही सबसे ज्यादा प्यार था। विक्टर की बहन का नाम गर्ट्रूड था। गर्ट्रूड की एक बेटी थी और उसकी भी शादी हो चुकी थी। गर्ट्रूड की बेटी का नाम नैन्सी था। गर्ट्रूड अपनी बेटी के घर पर ही अपनी बेटी और उसके पति के साथ रहा करती थी। विक्टर को अपनी भतीजी नैन्सी से भी काफी ज्यादा प्यार था। विक्टर की नज़र में नैन्सी एक आदर्श घरेलू महिला थी। विक्टर की भतीजी नैन्सी ही वो औरत थी जिसने इयान स्टीवेंसन को चिट्ठी लिखी थी। खैर, विक्टर अक्सर अपनी पत्नी के साथ इनके घर पर आया करता और कई दिनों तक रुका करता। विक्टर अक्सर नैन्सी की तारीफ किया करता और कहा करता कि वो बहुत ही अच्छे से घर को संभालती है, वरना बाकी लिंगित औरतें तो बस बाहर जाकर शराब पीने में लगी रहती हैं। विक्टर के परिवार की भी ज्यादातर औरतों को शराब पीने की लत थी। विक्टर की बहन अक्सर बीमार रहा करती थी और सन 1940 की सर्दियों में वो काफी ज्यादा बीमार पड़ गई। विक्टर को जैसे ही अपनी बहन की बीमारी का पता चला, वो फौरन उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर आ गया। 2 हफ्तों तक विक्टर ने पूरे जतन से अपनी बहन की देखभाल करी, लेकिन जब उसको समझ में आ गया कि अब उसकी बहन नहीं बचेगी, तो एक दिन वो अचानक यहाँ से चला गया। जाते वक्त विक्टर ने नैन्सी से एक बेहद अजीब बात कही। उसने कहा कि कोई भी विक्टर का इंतजार न करे। जब जिस काम को किया जाना है उस काम को उसी वक्त किया जाए। यहां से लौटकर विक्टर अपने घर वापस नहीं गया। इसी शाम को गर्ट्रूड की मौत हो गई। विक्टर शाम को भी लौटकर नहीं आया। अगले दिन जब गर्ट्रूड का फ्यूनरल था, तब भी विक्टर का कहीं कोई अता पता नहीं चला। आधी रात के लगभग नैन्सी के दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई बड़ी अधीरता के साथ दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। नैन्सी ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के उस पार विक्टर खड़ा था। विक्टर की हालत खराब थी। विक्टर काफी थका हुआ और बीमार लग रहा था। ठंड के मारे वो काफी ज्यादा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लंबे समय से खुले समंदर में रहा हो। नैन्सी विक्टर की इस हालत को देखकर घबरा गई और उसने विक्टर को अंदर आने के लिए कहा, लेकिन विक्टर ने नैन्सी का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में एक बेहद अजीब बात कही। अब एक तो विक्टर हकलाता था, ऊपर से वो काफी ज्यादा कांप भी रहा था। इस वजह से नैन्सी को विक्टर की बात समझने में प्रयास करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो विक्टर की बात को पक्के तौर पर समझ गई। विक्टर ने कहा कि वो वापस आएगी, मेरी बहन, फिर से तुम्हारे ही घर में, तुम्हारी बेटी के रूप में। इतना कहने के बाद विक्टर पीछे को मुड़ा और यहां से चला गया। नैन्सी बस अवाक खड़ी विक्टर को जाते हुए देखती रही। आने वाले दिनों में नैन्सी ने खुद को समझाने का तमाम प्रयास किया कि विक्टर की बात सिर्फ बकवास थी और इसके अलावा कुछ नहीं। लगभग 1.5 साल के बाद नैन्सी के घर पर एक बेटी पैदा हुई। विक्टर को जैसे ही इस बात की खबर मिली, वो फौरन नैन्सी के घर पर आ गया। जब विक्टर इस बच्ची के नजदीक आया तो उसने सबसे पहले इसके दाहिने हाथ को देखा। विक्टर की बहन गर्ट्रूड के दाहिने हाथ पर कटने जैसा एक निशान मौजूद था। गर्ट्रूड के हाथ जैसा ही एक हल्का निशान इस बच्ची के दाहिने हाथ पर भी बना हुआ था। इस निशान को देखते ही विक्टर नैन्सी की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला कि ये वही है, ये वापस आ गई है। लेकिन नैन्सी ने अपने चेहरे पर ऐसे भाव लाए जैसे कि उसे इस बात पर जरा सा भी विश्वास न हुआ हो। विक्टर को नैन्सी के इस ठंडे व्यवहार से
काफी निराशा हुई। खैर, विक्टर ने जिद करके इस बच्ची का नाम अपनी बहन के नाम पर गर्ट्रूड जूनियर रख दिया। आने वाले वर्षों में भी विक्टर अपनी पत्नी के साथ नैन्सी के घर आता रहा। वो इस बड़ी हो रही बच्ची के क्रियाकलापों को बड़े गौर से देखता रहता और जब उसे इस बच्ची की हरकतों में अपनी बहन गर्ट्रूड से कोई समानता दिखाई पड़ती तो खुश होकर इसके बारे में नैन्सी और अपनी पत्नी को बताया करता। लेकिन ये दोनों उसकी इन बातों में कोई रुचि नहीं दिखाती। फिर जब इस बच्ची ने बोलना शुरू किया तो इसकी बातों से भी गर्ट्रूड का दूसरा जन्म होने के संकेत मिलने लगे। फिर धीरे धीरे विक्टर को पूरा विश्वास हो गया कि उसकी बहन ही है जो दूसरा जन्म लेकर वापस आ गई है। कभी कभी तो नैन्सी को भी जब वो इस बच्ची की हरकतें देखती और इसकी बातों को सुनती तो लगने लगता कि विक्टर की बात वाकई में सच है। लेकिन असल में नैन्सी इस बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो नकारने की जिद पर अड़ी हुई थी। विक्टर नैन्सी को बचपन से ही अपनी बेटी की तरह प्यार करता आया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विक्टर का प्यार नैन्सी के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गया था। फिर साल आ गया 1945। अब तक विक्टर को नैन्सी से इतना अपनापन हो चुका था जितना कि उसे अपनी सगी बेटी और बेटे से भी नहीं था। 1945 के अप्रैल महीने में नैन्सी को खबर मिली कि विक्टर की तबीयत खराब है और उसने नैन्सी को मिलने के लिए बुलाया है। इसके अगले दिन नैन्सी अंगून गांव में विक्टर के घर पहुंच गई। विक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला और बताया कि विक्टर अपने कमरे में मौजूद है। जब नैन्सी विक्टर के कमरे में आई तो यहाँ का नज़ारा अजीब था। विक्टर ने अपने कमरे में तमाम लिंगित धार्मिक सामान जमा कर रखे थे। विक्टर बीमार था और कमजोर दिखाई पड़ रहा था। वो बेचैनी के साथ अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। जब नैन्सी विक्टर के पत्नी के साथ कमरे में आई तो विक्टर ने कुछ नहीं कहा। वो खामोश रहा और उसने अपनी पत्नी के जाने का इंतजार किया। पत्नी के जाते ही विक्टर सक्रिय हो गया। वो जल्दी जल्दी बोलने लगा, हालांकि उसका हकलाना बाधा पैदा कर रहा था। विक्टर नैन्सी से कहने लगा कि तुम एक अच्छी गृहिणी हो, तुम घर को अच्छे से संभालती हो और तुम्हें शराब पीने की लत भी नहीं है। मैं जब भी तुम्हारे घर आया तो तुमने और तुम्हारे पति ने पूरे मन से मेरा स्वागत किया। फिर विक्टर ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लूंगा। मेरे अगले जन्म के लिए तुम्हारा घर सबसे बढ़िया रहेगा। तुम एक अच्छी माँ हो और मैं अपनी बहन के साथ एक बार फिर से बड़ा होना चाहता हूँ। इस जन्म में मैं हकलाता हूँ लेकिन अगले जन्म में मैं हकलाऊंगा नहीं। फिर विक्टर ने आगे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुमको इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं तुमको सबूत दे रहा हूँ। विक्टर ने अपना चेहरा आगे किया। विक्टर की दाईं आंख के नीचे नाक के पास एक चीरे जैसा निशान मौजूद था। एक बार विक्टर का ऑपरेशन हुआ था जिसमें उसकी आंसुओं की थैली को निकाला गया था। उसी का निशान विक्टर की आंख के नीचे मौजूद था। विक्टर ने कहा कि जब मैं तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लूंगा तो मेरी आंख के नीचे बिल्कुल ठीक इसी जगह पर यह निशान मौजूद रहेगा। इसे गौर से देख लो। फिर विक्टर पीछे की ओर घूम गया और उसने अपनी कमीज को ऊपर किया। विक्टर की पीठ पर दाहिने कंधे के पास ऑपरेशन के एक बड़े से चीरे का निशान मौजूद था। इस निशान के दोनों तरफ टांकों के छोटे गोल आकार भी दिखाई पड़ रहे थे। विक्टर ने कहा कि अगले जन्म में ये निशान भी मेरे शरीर पर बिल्कुल ठीक इसी जगह पर मौजूद रहेगा। इसे भी गौर से देख लो। विक्टर की इन बातों को सुनकर नैन्सी डर गई और रोने लगी। विक्टर को लगा कि नैन्सी उसकी मौत के बारे में सोचकर रोने लगी है, तो विक्टर ने नैन्सी को समझाते हुए कहा कि डरो मत, अभी उसकी मौत का समय नहीं आया है। अभी वो 1 साल और जिएगा और फिर उसकी मौत हो जाएगी। फिर विक्टर ने नैन्सी के हाथों को कोहनी के पास पकड़ा और विनती भरे स्वर में बोला कि अगले जन्म में भी मेरा नाम विक्टर ही रखना, क्योंकि ये नाम मुझको बेहद पसंद है।
नैन्सी यहाँ से अपने घर वापस लौट आई और कुछ ही दिनों के बाद विक्टर भी ठीक हो गया। फिर अगले साल 1946 के अप्रैल महीने में विक्टर की वाकई में मौत हो गई। विक्टर की मौत के 19 महीने बाद 15 दिसंबर सन 1947 को नैन्सी के घर में एक बेटा पैदा हुआ। इस बच्चे के शरीर पर उन्हीं दोनों जगहों पर बिल्कुल विक्टर के शरीर जैसे ही निशान बने हुए थे। ये दोनों निशान उसी आकार के थे और बिल्कुल उन्हीं दोनों जगहों पर मौजूद थे। नैन्सी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि विक्टर का उसके बेटे के रूप में पुनर्जन्म हो। नैन्सी चाहती थी कि उसका बेटा एक नया इंसान हो जो आगे चलकर विक्टर से काफी ज्यादा बेहतर साबित हो। नैन्सी ने विक्टर की विनती को नजरअंदाज किया और अपने बेटे का नाम अपने पति के नाम पर कॉलिस चॉटकिन जूनियर रखा। जब कॉर्लिस बोलने लगा तो इसने अपना नाम पुकारे जाने पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। परिवार के लोगों के समझाने का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर जब नैन्सी जोर देकर इस बच्चे को इसके नाम के बारे में समझाने लगी तो इस बच्चे ने गुस्से भरी आवाज में नैन्सी को याद दिलाया कि वो कखोड़ी है। कखोड़ी विक्टर विंसेंट का कबीलाई नाम था। इस बच्चे ने कखोड़ी नाम को बिल्कुल लिंगित लहजे में कहा था, जबकि नैन्सी के घर पर लिंगित भाषा नहीं बोली जाती थी। खैर, अब कॉर्लिस का नाम बदलना तो संभव नहीं था, इस वजह से इसको घर में कखोड़ी नाम से पुकारा जाने लगा। नैन्सी की एक आंट थी। एक दिन जब वो नैन्सी के घर आई तो उन्हें कॉर्लिस के बारे में पता चला। नैन्सी की आंट ने बताया कि कॉर्लिस के पैदा होने से कुछ समय पहले उन्होंने एक रात सपना देखा था कि विक्टर विंसेंट चॉटकिन परिवार में जन्म लेगा। जब कॉर्लिस लगभग 2.5 साल का था तो एक दिन नैन्सी इसको बच्चों की गाड़ी में बिठाकर सड़क पर कहीं ले जा रही थी। कॉर्लिस को विक्टर की बेटी सड़क पर जाती हुई दिखाई पड़ गई। ये अपनी गाड़ी से उतर पड़ा और उछलते हुए कहने लगा, वो देखो मेरी बेटी सूजी। ये दौड़कर सूजी के पास गया और उसे लिपट गया। ये सूजी को काफी प्यार दिखाने लगा और बार बार मेरी सूजी कहने लगा। कुछ महीनों के बाद कॉर्लिस को विक्टर का बेटा विलियम सड़क पर जाता हुआ दिखाई पड़ गया। इसने विलियम को भी देखते ही पहचान लिया। विलियम किसी काम से सिदका आया हुआ था। कॉर्लिस ने विलियम को देखते ही कहा, वो देखो मेरा बेटा विलियम। जब कॉर्लिस 3 साल का था तो एक दिन नैन्सी इसको लिंगित लोगों के एक धार्मिक समारोह में लेकर गई थी। विक्टर की विधवा पत्नी भी इस समारोह में आई हुई थी। वो भीड़ में कुछ लोगों के बीच मौजूद थी। कॉर्लिस ने विक्टर की पत्नी को देखते ही पहचान लिया और कहा, वो देखो ओल्ड लेडी, वो रही रोज। विक्टर की पत्नी का नाम रोज था और विक्टर हमेशा अपनी पत्नी को ओल्ड लेडी यानी कि बूढ़ी औरत कहा करता था। एक अन्य मौके पर विक्टर की एक दोस्त जिसका नाम एलिस रॉबर्ट्स था, वो नैन्सी के घर के सामने से गुजर रही थी। कॉर्लिस घर के सामने खेल रहा था और इसने एलिस को देखते ही पहचान लिया। आने वाले दिनों में भी कॉर्लिस ने विक्टर के परिवार के 3 अन्य लोगों को पहचाना जो उसको सिदका में दिखाई पड़े। कॉर्लिस ने विक्टर के जीवन में घटी कई घटनाओं के बारे में भी बताया। एक बार विक्टर अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने के लिए गया हुआ था। टापुओं के बीच से गुजरने वाले एक विशाल और खतरनाक जल प्रवाह में इसकी नाव का इंजन खराब हो गया। विक्टर यहाँ पर बेबस होकर फंस गया था और इसकी जान बचना मुश्किल हो गई थी। विक्टर के पास नाव पर सैल्वेशन आर्मी की यूनिफॉर्म मौजूद थी। दूर से देखने पर यह यूनिफॉर्म बिल्कुल फौज की यूनिफॉर्म की तरह से दिखाई पड़ती थी। तो विक्टर ने इस यूनिफॉर्म को पहन लिया और छोटी नाव लेकर ये प्रवाह में आगे बढ़ गया कि अगर कोई जहाज जाता हुआ दिखाई पड़े तो उसका ध्यान खींचा जा सके। यहाँ से गुजरने वाले जहाज लिंगित मछुआरों की परवाह नहीं करते थे। इसी वजह से विक्टर ने सैल्वेशन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी थी ताकि जहाज के लोग उसे फौज का आदमी समझकर मदद करने के लिए आ जाएं। विक्टर की योजना काम कर गई। नॉर्थ स्टार नाम का एक जहाज यहाँ से गुजर रहा था और उसने विक्टर को अपने नज़दीक आने दिया। विक्टर ने इस नॉर्थ स्टार जहाज के हाथों अपने लोगों को संदेश भिजवाया
और बाद में वो लोग आकर विक्टर को यहाँ से लेकर गए। चॉटकिन परिवार कई वर्षों पहले एक अन्य मकान में रहा करता था। एक दिन जब नैन्सी कॉर्लिस को उस मकान में लेकर गई तो कॉर्लिस ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बेडरूम था और जब मैं ओल्ड लेडी के साथ यहाँ पर आता था तो इसी कमरे में सोता था। कॉर्लिस के द्वारा इस कमरे को पहचाने जाने के पीछे खास बात ये थी कि पहले तो ये मकान घर की तरह से था, लेकिन अब इस मकान का दूसरे कामों के लिए उपयोग होने लगा था और इस मकान के किसी भी कमरे को बेडरूम के रूप में पहचानना इस समय काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। कॉर्लिस अपने बालों को सामने माथे पर बिल्कुल विक्टर के अंदाज में कंघी किया करता था। नैन्सी ने कॉर्लिस के बालों को अलग तरीके से कंघी करने का तमाम प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। कॉर्लिस भी बचपन में हकलाता था, लेकिन ये विक्टर की अपेक्षा काफ़ी कम हकलाता था। 10 साल की उम्र में इसकी स्पीच थेरेपी कराई गई। उसके बाद इसने हकलाना पूरी तरह बंद कर दिया। विक्टर की ही तरह कॉर्लिस भी बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा धार्मिक था और इसने बचपन में ही बाइबल स्कूल में दाखिल होने की इच्छा जताई थी। विक्टर की ही तरह कॉर्लिस को भी नावें बेहद पसंद थीं और इसे नाव से समंदर में घूमना काफ़ी अच्छा लगता था। कॉर्लिस ने अपने आप नाव के इंजन रिपेयर करना भी सीख लिया था। जिन इंजनों को इसके पिता ठीक नहीं कर पाते, उन इंजनों को भी कॉर्लिस रिपेयर कर दिया करता। विक्टर लेफ्ट हैंडेड था और कॉर्लिस ने भी अपने बचपन में बाएं हाथ से लिखना ही शुरू किया था, लेकिन जब कॉर्लिस की टीचर ने जोर दिया तो इसने दाएं हाथ से लिखना शुरू कर दिया। लिखने के अलावा बाकी कामों में कॉर्लिस का बायां हाथ ज़्यादा चलता था। सन 1962 में जब इयान स्टीवेंसन कॉर्लिस से मिले तो उन्होंने कॉर्लिस के निशानों की विक्टर के निशानों से मिलाकर पुष्टि करनी चाहिए। कॉर्लिस की नाक पर जो निशान बना हुआ था वो तो कटने के बाद जुड़ी हुई खाल के जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी पीठ का जो निशान था वो अब भी बिल्कुल ऑपरेशन के निशान की तरह से दिखाई पड़ रहा था। लंबे चीरे के दोनों तरफ गोल छोटे टांकों के आकार अभी भी मौजूद थे, लेकिन ये निशान जन्मजात था। स्टीवेंसन को पता चला कि विक्टर ने सियाटल के यूएस पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल में कुछ समय बिताया था, तो उन्होंने वहां से विक्टर की रिपोर्ट मंगवाई। इस रिपोर्ट के माध्यम से स्टीवेंसन को पता चला कि ऑपरेशन ठीक उसी जगह पर किया गया था जहां पर कॉर्लिस की आंख के नीचे वो निशान मौजूद था। यह ऑपरेशन सन 1936 में किया गया था। कुछ प्रयास करने के बाद स्टीवेंसन को विक्टर की दूसरी रिपोर्ट भी मिल गई। विक्टर इसी हॉस्पिटल में दोबारा सन 1938 में भर्ती हुआ था और इस बार पीठ वाली जगह पर ऑपरेशन किया गया था। कॉर्लिस ने आगे चलकर अपनी पढ़ाई करी, लेकिन 19 साल की उम्र में ये 11वीं कक्षा में फेल हो गया। कॉर्लिस स्कूल छोड़कर नौसेना में भर्ती होना चाहता था, लेकिन ये नौसेना में भर्ती होने का प्रयास करता उससे पहले ही इसे थल सेना में भर्ती कर लिया गया। वियतनाम की जंग चल रही थी। सेना में भर्ती होने के बाद इसे वियतनाम की जंग में भेज दिया गया, जहां पर इसने 2 साल तक लड़ाई लड़ी। जंग के दौरान दुश्मन का एक गोला आकर ठीक इसकी बंदूक पर गिरा, जिससे कॉर्लिस को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसका एक कान पूरी तरह से खराब हो गया और दूसरे कान से इसे कम सुनाई देने लगा। इसे जापान में इलाज के लिए भेजा गया और 1 महीने के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो गया। तेज आवाज़ से कॉर्लिस को परेशानी होती रही और इसके अलावा बाकी इसकी सारी सेहत ठीक थी। आर्मी से निकलने के बाद इसने स्कूल ज्वाइन नहीं किया और सिटका के बाहरी इलाके में बने एक पल्प मिल में काम करने लगा। 1972 में जब इयान स्टीवेंसन चॉटकिन परिवार से मिले तो नैन्सी ने बताया कि अब कॉर्लिस को अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं है और अब वो उन बचपन की बातों पर हंसता है। लेकिन जब इयान स्टीवेंसन अकेले में कॉर्लिस से मिले तो उन बचपन की बातों पर, अपने पिछले जन्म की बातों पर बिल्कुल भी नहीं हंसा और उसने उन बातों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। हालांकि उसे अपने पिछले जन्म के बारे में अब कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि बचपन में उसे काखोड़ी कहकर पुकारा जाता था।